ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, लोग इस टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत घबराते हैं। टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, रट्टा लगाएंगे तो आपको वही एमसीक्यूज याद रह जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे नहीं याद होगा। तो हो सकता है अगर सीपीएसपी घुमाए तो आपका गलत हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो चीज़ है ना वो ये है कि आपके पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस करते हैं और ये सेंसेशन लेके आते हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में आपकी क्या चीज़ें हैं? पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। अब पॉन्स और मेडुला में रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपके मौजूद हैं। अब ब्रेन स्टेम से आउटपुट जाता है टू कंट्रोल द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड द ब्रीदिंग साइकिल। ब्रीदिंग साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा दूंगा, ये इंशाल्लाह उसके बाद भूलेगा नहीं आपको। सबसे पहले ना आपने ये डायग्राम समझने की कोशिश करनी है। ये ऊपर मैंने बनाया है कॉर्टेक्स, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है और नीचे आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। दोबारा से, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपकी जो ब्रेन स्टेम है ना, ये वाली पॉन्स और मेडुला, इसमें आपके सेंटर्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं रेस्पिरेशन को। ठीक है, अब पहले मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। ये देखिए, ये है पॉन्स, ये है मेडुला। पॉन्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, ये क्लैरिटी होगी ना आपको। अब आगे चलते हैं। अब जो निमोनिक आपने याद रखना है ना वो है पापा। पी ए, इधर दोनों आ जाएंगे, पी एंड ए। ठीक है, पी एंड ए। ठीक है, पी से क्या आएगा आपका आएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ए से आ जाएगा आपका एपन्यूस्टिक सेंटर। फिर इधर पी और ए से आपने याद रखना है पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर या फिर डोर्सल, एंटीरियर या फिर वेंट्रल। याद रह जाएगा आपको ये पी ए। मतलब न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है अपर पॉन्स में, एपन्यूस्टिक सेंटर होता है लोअर पॉन्स में और मेडुला में रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, किसके पास? रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास आपके दो सेंटर्स बन जाते हैं, एक डोर्सल और एक वेंट्रल। ठीक है, अब पोस्टीरियर और एंटीरियर से हमने याद रख लिया, इसे सिंपल हो गया ये। अब चलते हैं आगे। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले न्यूमोटैक्सिक सेंटर से। ठीक है, जो कि अपर पॉन्स में है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक निमोनिक याद करवाता हूँ। देखिए, पापा जो हैं, ठीक है, वो अपने बालों पे डाई लगाते हैं। ठीक है, पापा अपने बालों पे डाई लगाते हैं। तो पी ए, पापाज, सारे पापाज अपने बालों पे डाई लगाते हैं। PAPASDIE, PAPAS पापाज डाई लगाते हैं, DIE डाई लगाते हैं। ठीक है, अब पी से आपने याद रखना है, सबसे ऊपर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और ये करवा रहा है आपकी शैलो ब्रीदिंग, जो करवा रहा है ये खुद। ठीक है, ए से आगे एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर करवा रहा है आपकी डीप ब्रीदिंग। ठीक है, पी से आगे आपका पोस्टीरियर या डोर्सल पार्ट, वही मेडुला के सेंटर का। ठीक है, और ये आपकी करवा रहा है इंस्पायरेशन। और ए से आ गया एंटीरियर या वेंट्रल, हमने कहा इसे, और ये आपकी करवा रहा है एक्सपायरेशन। सिंपल हो गया, एक निमोनिक से सब खत्म हो गया। ये आपका निमोनिक है और आपका ये टॉपिक असल में ख़त्म यहाँ पे ही हो जाता है, लेकिन समझ ले मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये मैं आपको बता चुका कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है अपर पॉन्स में। ठीक है, PAPAS है ना, एस पहले आता है, तो ये करवा रहा है शैलो ब्रीदिंग। ठीक है, शैलो ब्रीदिंग मतलब कि ऊपर से ब्रीदिंग करवा रहा है। इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेशन को इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये काम सारे कर रहा है कि शैलो ब्रीदिंग करवा रहा है, तो अब जो पूछा जाता है वो ये है कि एक तो ये रेगुलेट कर रहा है आपके
इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को। वो पूछते हैं कौन सा सेंटर रेगुलेट करता है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को, आंसर होता है न्यूमोटैक्सिक, ठीक है। दूसरी वो चीज़ पूछ लेते हैं रेस्पिरेटरी रेट को कौन सा सेंटर जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी न्यूमोटैक्सिक ही होगा, क्योंकि ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को भी रेगुलेट कर रहा है, इंस्पायरेशन को बेसिकली ओवरऑल इस तरह कंट्रोल कर रहा है कि शैलो शैलो ब्रीदिंग करवा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से, तो ये रेस्पिरेटरी रेट को यही कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि अगर खुदा ना खास्ता न्यूमोटैक्सिक सेंटर उड़ जाता है, इसका डैमेज होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को, तो क्या चीज़ उड़ेगी, शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी। शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी तो फिर होगी क्या, डीप ब्रीदिंग। तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि एमसीक्यू में क्या लिखा हुआ है। उन्होंने ये तो नहीं पूछा हुआ कि शैलो ब्रीदिंग कौन सा सेंटर करवाता है, तो न्यूमोटैक्सिक होगा। उन्होंने ये तो नहीं पूछा हुआ कि कौन सा सेंटर डैमेज होता है तो बंदा डीप ब्रीदिंग करने लग जाता है, तो वो न्यूमोटैक्सिक होगा। लेकिन अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि डीप ब्रीदिंग करवाता कौन सा है, अगर उन्होंने पूछा हुआ है कि डीप ब्रीदिंग करवाता कौन सा है, तो वो एपन्यूएस्टिक आएगा। और अगर वो कहते हैं कि कौन सा सेंटर है जो डैमेज हो जाता है और उसके बाद इंसान की शैलो ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, तो कौन सा होगा वो भी एपन्यूएस्टिक होगा। तो ये स्टेम आपने बहुत गौर से पढ़नी है, रट्टा मार के जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये निमोनिक याद रह जाएगा आप वैसे ही परफेक्ट तैयार हो जाएगा आपका ये टॉपिक। अब जो दूसरा सेंटर है ना वो है एपन्यूएस्टिक सेंटर। अब आपने वो देखा पापास डाई लगाते हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से PAPASDIE, ठीक है, तो इसमें एपन्यूएस्टिक के सामने आ रहा था आपके डीप ब्रीदिंग के लिए काम आता है। तो डीप ब्रीदिंग ये करवाता है, इंस्पिरेशन को इंक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट करता है, लोअर पॉन्ड्स में होता है। और अगर ये डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली डीप ब्रीदिंग नहीं होगी, तो क्या होगी, शैलो ब्रीदिंग होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेडलरी सेंटर्स। मेडलरीज में आपको मैंने बताया था कि एक है पोस्टीरियर और एक है एंटीरियर, ठीक है। पापा से याद रखना था ना आपने, मतलब कि पोस्टीरियर हो गया डॉर्सल और एंटीरियर हो गया वेंट्रल, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर या डॉर्सल है वो इंस्पिरेशन करवाता है और बेसिक रिदम में बेसिकली बेसिक रिदम को मेंटेन करता है। और जो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो क्या है कि इसका जो आउटपुट है वो जा रहा होता है टू द डायाफ्राम, इनपुट आ रहा होता है फ्रॉम द पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एंड मैकेनोरिसेप्टर्स, ठीक है, वाया वेगस नर्व या फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स वाया ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, और आउटपुट जा रहा होता है टू द डायाफ्राम वाया फ्रेनिक नर्व। मतलब कि इंस्पिरेशन का मेजर मसल ही डायाफ्राम है, तो आउटपुट उसी को जाएगा, सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका हर वक्त एक्टिव होता है, क्योंकि इंस्पिरेशन जो है वो होती है एक्टिव। फिर एक्सपिरेशन पे आते हैं। एक्सपिरेशन आपको करवाएगी क्या चीज़, आपका एंटीरियर या फिर वेंट्रल सेंटर ऑफ द मेडुला, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है कि ये करवा रहा है एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन नॉर्मली आपको पता है कि होती है पैसिव, ठीक है, मतलब कुछ करना नहीं होता उसमें इस सेंटर ने, मतलब कि ये सेंटर एक्टिवेटेड नहीं होता नॉर्मली। लेकिन अगर एक्सरसाइज वगैरह बंदा कर रहा हो तो फिर ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि ये सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट होता है व्हेन पर्सन इज एक्सरसाइजिंग, ठीक है, ताकि एक्सपिरेशन हो, ठीक है। दोबारा से ये अगर डायग्राम आपको याद है और ये निमोनिक आपको याद है तो आपका काम वैसे ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये है आपकी। अब चलते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की तरफ जो आपको आनी चाहिए बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है आपकी कंप्लायंस की। कंप्लायंस बेसिकली क्या है, कोऑपरेशन को कहते हैं, कोऑपरेशन, ठीक है, कि बेसिकली आपके लंग्स कितना कोऑपरेट करते हैं, ठीक है, कितना कंप्लाई करते हैं, कितना कोऑपरेट करते हैं एक्सपेंड करने के लिए। तो कंप्लायंस सादा ज़ुबान में होगी एबिलिटी of the lungs to expand, ठीक है। अगली जो डेफिनेशन हमने कवर करनी है दैट इज़ ऑफ इलास्टिक रिकॉइल। रिकॉइल का क्या मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को खींचते हैं तो वापस उसी स्टेट में आने के लिए
जैसे कोई इलास्टिक आपने उसको खींचा है, जब छोड़ेंगे तो वापस उसी स्टेट में आ जाएगा, ये रिकॉइल होती है, ठीक है। तो बेसिकली इलास्टिक रिकॉइल इज़ द एबिलिटी ऑफ lungs to collapse। और आखिरी डेफिनेशन जो हमने इस लेक्चर में करनी है, ठीक है, दैट इज़ सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का क्या मतलब है कि अगर ये आपकी एल्वियोलर वॉल है तो इस पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के होंगे, ठीक है। इनके बीच में फोर्सेस होती हैं जो इनको इकट्ठा जोड़ के रखती हैं, ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो इनको जोड़ के रखती हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब इसमें जो चीज़ समझने वाली और याद रखने वाली है कि जितनी ये फोर्सेस एल्वियोलाई की वॉल में ज़्यादा होंगी अट्रैक्टिव फोर्सेस, उतना ही सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी और उसी सरफेस टेंशन की वजह से कोलैप्स होने के चांसेस लंग के ज़्यादा होंगे, यानी कि लंग की इलास्टिक रिकॉइल ज़्यादा होगी। और अगर ये सरफेस टेंशन कम होती है तो लंग्स के कोलैप्स होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। बल्कि उसके बेसिकली देख रहे हैं फोर्सेस कम हैं, तो अगर इधर से कोई फोर्स आती है और ये फोर्स कम है तो ये तो इधर घुस के इनको बड़ा कर देगी एल्वियोलाई को, ठीक है। तो अगर ये फोर्स कम है यानी कि सरफेस टेंशन कम है तो फिर लंग्स की जो कंप्लायंस होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि लंग्स के एक्सपैंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी पे मैं बिल्डअप करूँगा अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि सरफेक्टेंट है। सरफेक्टेंट का क्या काम होता है कि वो ये जो सरफेस टेंशन हो रही होती है ना आपकी, ठीक है, वो इसको कम करता है। जब सरफेस टेंशन को लंग्स की सरफेक्टेंट कम करता है तो उसकी वजह से लंग्स के एक्सपैंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर सरफेक्टेंट अवेलेबल ना हो या कम हो तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है और लंग्स कोलैप्स कर जाते हैं, जिसको हम एटीलेक्टेसिस कहते हैं। और जो नियोनेट है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है, जिसको हम RDS कहते हैं आम ज़ुबान में।